Remember we met, I can tell by your smile. प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10, ठीक है। और नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 जो है वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ये नया लेसन है। युग्म मीन्स क्या होता है बच्चों? जोड़ा, यानी एक से ज़्यादा, यानी कम से कम दो, ठीक है। या इस जोड़े को क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है बच्चों? यहाँ पे इसका मीन्स होता है चर। अब देखिए आगे, ये जो हमारी इक्वेशन है, यानी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसमें क्या है? मैंने पहले ही बताया था, पिछली क्लासों में बताया है कि जो इक्वेशन बनती है वो क्या होता है? चर अचर मिला के ही बनता है। जैसे अगर हम बात करें चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, पहले इसको हम क्लियर करते हैं। तो बच्चों देखिए, चर जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ भी ले लीजिए, ए से जेड तक कोई भी नंबर ले लीजिए। हम इसमें क्या करते हैं? इंग्लिश के नंबरों से तो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ईटीसी इत्यादि। अचर क्या होता है? कोफिशिएंट बोलते हैं, या कोई भी वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर को कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर हो गया, 1 2 3 हो गया, या फिर माइनस का नंबर हो, जैसे -5 -10, या पूर्ण का हो, परिमेय संख्या के रूप में हो सकता है, रूट में हो सकता है, पॉइंट में, या 1/रूट में, etc इत्यादि। मतलब ये सारे नंबर जो हमारे होंगे क्या होंगे? वास्तविक संख्या हमारी होंगी, ठीक है। तो ये तो क्या था? चर के बारे में, अचर के बारे में, यानी वेरिएबल्स के बारे में और कोफिशिएंट्स के बारे में। ये समझ में आ गया बच्चों? देखिए अब हम चलेंगे, हम सीख क्या रहे हैं? हम समीकरण के बारे में आज सीखेंगे। समीकरण वैसे कहते किसे हैं? समीकरण का मीन्स होता है कि क्या है, एक तरह से देखो, समीकरण यानी कोई तुलना करना। तुलना मीन्स क्या होता है? मैंने यहाँ पे x रखा और यहाँ पे क्या रखा जी? 2 रखा। तो यहाँ पे क्या बात आ गई जी? x क्या है? 2 के बराबर है। ये क्या है? आपस में एक समीकरण होगा, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। बिल्कुल सही है। आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया y+3 और ये क्या है 5। तो ये क्या है? इसमें दो पक्ष भी होने चाहिए, यानी पहला पक्ष हमारा क्या होता है? LHS, दूसरा पक्ष हमारा क्या होता है? RHS, ठीक है। एक समीकरण के लिए दो पक्षों का होना जरूरी होता, तभी तो पहले पक्ष से दूसरे पक्ष का कंपेयर होता है, ठीक है। कि पहला पक्ष दूसरे पक्ष किसी न किसी वजह से ये क्या होता है? इक्वल, यानी बराबर होता है। तो इसी को समीकरण कहते हैं, ठीक है। इस बराबर यानी इसको हम क्या बोलते हैं जी? बराबर। और बराबर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वल, ठीक है। इक्वल, इक्वल शब्द में क्या आ जाता है? जब कंपेयर जुड़ जाता है, कंपेयर करना, यानी कंपेयर शब्द जब जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है जी? इक्वेशन हो जाता है बच्चों, ठीक है। यानी इक्वल चीज में किसी कंपेयर के पीछे इक्वल करना क्या है? इक्वेशन कहलाता है। कोई भी चीज, जैसे आप एक तराजू ले लीजिए, ठीक है। तराजू आप देखते हो ना, एक तरफ हमारा जो बाट रखा होता है, जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम या आधा किलो 1 किलो 1 kg इस टाइप से होते हैं। आप उसके बदले में दूसरी तरफ क्या तोलते हैं? कोई सामान, कोई वस्तु रखते हैं, और जिससे आपको 1 किलो आटा लेना हो तो आप रखते हैं उसमें और तोलते हैं। तो वो क्या हो रहा है? उनका इक्वल करता है। जब वे बराबर हो जाते हैं तो हम ऐसे नहीं कह देते कई बार कि भाई मैं 1 kg क्या, मान लो मैं आटा या राइस लाऊं, 1 kg राइस कितने का हो गया जी? मान लो 40 रुपीज़ का हो गया। तो ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 1 kg राइस इक्वल टू क्या है? 40 रुपीज़, यानी 1 किलो जो चावल होगा वो 40 रुपीज़ का। तो ये क्या हो गया बच्चों? इक्वेशन हो गया, ठीक है बच्चों। तो यानी इक्वेशन बनाने के लिए दो पक्षों का होना जरूरी होता है, एक LHS और एक क्या होता है? RHS, ठीक है। बायां पक्ष और दायां पक्ष, और तभी तो बायां पक्ष दायां पक्ष को क्या बताएगा? मैं इसके बराबर हूँ, या फिर ये 5 बताएगा मैं इन दोनों के बराबर हूँ, जोड़ के घटा के जैसे भी होता है, ठीक है बच्चों। अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा। ये तो थोड़ा सा बेसिक था, यानी कहने का मतलब है कि इक्वेशन के बारे में बताना, इक्वेशन होता क्या है। अब आगे चलिए, देखिए इक्वेशन के क्या है यहाँ पे? इक्वेशन के प्रकार। इक्वेशन किसी प्रकार में हो सकता है, ठीक है ना। यानी इक्वेशन के जो प्रकार, यानी टाइप ऑफ इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होती है? हमारा एक रैखिक समीकरण, ठीक है ना। ये जो समीकरण होता है रैखिक समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ये द्विघात समीकरण, इसको क्वाड्रिक इक्वेशन कहते हैं। त्रिघात होता है क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। और भी ऐसे अन्य समीकरण आते हैं। यानी रैखिक समीकरण के लिए क्या होना चाहिए? जहाँ पे घात 1 हो, द्विघात में जहाँ पे घात 2 हो, त्रिघात में जहाँ पे घात 3 हो,
अन्य में जैसे 4 घात, 5 घात, 6 घात ऐसे आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे मैं आप समीकरण देखो यहाँ पे लेता हूँ, जैसे x प्लस क्या है 1 बराबर 0, तो यहाँ पे पावर क्या है, यानी जो चर की पावर क्या है 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। इसके बाद कोई और नंबर ले लेता हूँ, y प्लस में 5 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ कुछ नहीं है। देखो जब भी कोई नंबर, ये कोई चर दिया जाए और ये क्या बिल्कुल क्या है ओनली x है, तो यहाँ इसकी यानी इसकी कोई पावर ना दे रखी हो, तो पावर जब नहीं दे रखी हो तो 1 पावर होता है, ये ध्यान रखना, चाहे x हो चाहे ये y हो। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसके साथ कोई ना कोई नंबर जोड़ के घटा के किसी के बराबर दिखाना, एक ये क्या है समीकरण होता है बच्चों। ऐसे देखिए बच्चों द्विघात में क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x स्क्वायर, ठीक है 7 इक्वल टू 0, तो ये क्या है 2 पावर आ गई, तो द्विघात समीकरण कहा जाएगा। ऐसे आप ले सकते हैं जैसे y स्क्वायर, ठीक है 3y प्लस 4, ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिघात समीकरण। इसका लाइन खींच देता हूँ कहीं मिक्स ना हो, तो ये क्या हो जाएगा जी द्विघात समीकरण। ठीक है, यानी जहाँ पे दो मैक्सिमम पावर 2 हो, जहाँ मैक्सिमम पावर 1 हो उसे रैखिक समीकरण, जहाँ मैक्सिमम पावर 2 हो उसे द्विघात समीकरण। समीकरण के लिए दो पक्षों का होना जरूरी होता है, एक लेफ्ट साइड और एक क्या है राइट साइड। ठीक है, आगे देखिए त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण में क्या होता है, x का 3 पावर होना चाहिए, मैक्सिमम पावर क्या है 3 हो, मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो त्रिघात समीकरण में आता है। समीकरण यानी किसी के इक्वल बता देना, कुछ भी हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं z की 3, ठीक है ना 2z इक्वल टू 5, ये भी क्या हो गया आपस में समीकरण बच्चों हो गया। इसके बाद आगे देखिए अन्य समीकरण में और भी आ सकते हैं, जैसे x की 4, ठीक है और 3x स्क्वायर प्लस में 9 इक्वल टू 0, अन्य समीकरण में आ गया। यहाँ पे जैसे आ गया z का स्क्वायर, z की पावर कुछ भी रख लीजिए आप 5 रख लीजिए, ठीक है और यहाँ पे क्या है 7z और 3 बराबर 0, कुछ भी ले लीजिए पावर 4 5। अन्य समीकरण में कुछ भी आ सकता है, जैसे y की क्या है 6 आ गया, यहाँ पे 2y की 3 आ गया, y बराबर 0, कुछ भी ऐसे आपके समीकरण होते हैं। यानी जहाँ पे पावर 1 होती है उसे रैखिक समीकरण, जहाँ पावर 2 होती है उसे द्विघात समीकरण, जहाँ पावर 3 होती है उसे क्या बोलते हैं हम द्विघात समीकरण, और ऐसे अन्य समीकरण हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब बच्चों ये लेसन में इन्होंने क्या कहा, दो चर बोला है हमें, पहले हम दो चरों पे बात करते हैं। ये दो चर क्या होते हैं, देखिए दो चर, ये थोड़ा मार्कर, ये देखिए बच्चों जैसे दो चर बोला हमें, ठीक है दो चर क्या होता है, यही दो चर में क्या होता है, अगर एक चर कहें बच्चों, देखो एक चर कहें तो ओनली x होगा, बट दो चर कहें तो क्या होगा x, नहीं जी ये एक ही चर है, अगर x आता है तो दो चर के लिए क्या होना चाहिए, दोनों अलग होना चाहिए, x और y क्या है दोनों अलग होंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या मैं आपको ऐसे कह दूं yz, बिल्कुल जी yz हो सकता है, और मैं क्या कहूँ कोई भी ले सकते हो, x तथा y यहाँ पे लिख लिया, y तथा z दो अलग अलग चर हो गया, और भी कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे p तथा q लिख लीजिए, ठीक है कुछ भी लिख लो। कई लोग आप क्वेश्चन जब जैसे यहाँ पे चलते हो तो क्या जाता है u और v, कुछ भी आप ले लो, इसमें ऐसे भी ले सकते हो a तथा b, दो चर लेकिन दोनों ही चर क्या होंगे अलग अलग होंगे, x y अलग y z अलग p q अलग, ऐसे ऐसे ही आप यहाँ पे लेंगे। ये तथा है, सॉरी ये तथा याद लगा के कोई सा भी आप ले सकते, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ तक बच्चों समझ में आया, ये दो चर के बारे में था। अब देखो जी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी अपने लेसन की तरफ चलते हैं। हमने दो चर भी यहाँ पे समझ लिया। अब इक्वेशन की बात होती, मैंने आपको पहले ही बताया था इक्वेशन किसे कहते हैं, जैसे मैंने x प्लस में क्या है 5 लिया इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गई, बिल्कुल सही है, इक्वेशन इसे ही कहते हैं। दो पक्ष होते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये क्या होते हैं आपस में कंपेयर हो रहा है, यानी ये जो इसके इक्वल है तो ये क्या है समीकरण है। लेकिन हम चलेंगे दो चर, दो चर हमें लेना पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पे x लिया, मुझे यहाँ y लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे 2x हो गया, यहाँ पे क्या है 5y हो गया, और किसी की कुल बता दो आप, जैसे मैंने यहाँ पे क्या 12 ले लिया,
ऐसे। तो ये दो चर हो गया, ठीक है, दो चर वाले समीकरण। और रैखिक का मतलब क्या है, यानी यहाँ पे पावर 1 है। पावर 1 क्या, मैंने अभी आपको बताया था, पावर 1 चाहे आप लगाओ चाहे मत लगाओ, ये आपस में क्या है, इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो दो चर वाले समीकरण यहाँ तक हम आ गए, लेकिन इसने क्या कहा है, युग्म। युग्म यानी जोड़े में आपको लेना है। ठीक है, जोड़े में लेना है तो जोड़े में आप ले लीजिए। तो जोड़े मतलब एक और हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4y हो गया, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, कुछ भी किसी के इक्वल आप मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जोड़े हो जाएंगे। ये क्या हो गया यहाँ पे, यानी अगर कहा भी जाए तो क्या कहेंगे इसको, यानी पहला समीकरण हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला समीकरण हमारा ये हो जाएगा पहला समीकरण, ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, आप ये पहला समीकरण हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है ना, आप दोनों ना लिख के आप इकट्ठे लिख सकते हैं, ये क्या है, युग्म है। युग्म यानी जोड़ा, या फिर इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं, पेयर बोल देते हैं। ठीक है ना, हमारे लिए जोड़ा। ठीक है, ऐसे आ गया, यानी जहाँ पे पहला समीकरण दूसरा दो समीकरण होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं, यानी वो जोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं हम इससे। देखिए इसको क्या करते हैं, 12 को अंदर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जाके माइनस, जब अंदर आ जाएगा तो माइनस का इधर कुछ नहीं बचा, 0। ऐसे 15 को आप क्या है इस साइड में ले जाएंगे, तो जब आप इस साइड में ले जाएंगे तो 15 उधर जाके प्लस का था, इधर जा इस तरफ प्लस का था, राइट साइड में जब इसको लेफ्ट में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है माइनस का। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल क्या हो गया, ये हमारा द्विघात समीकरण का क्या है, एक तरह से ये एग्जाम्पल बन गया। ठीक है बच्चों, ये द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल। तो देखिए ऐसे ही, तो इस प्रकार ही समीकरण, तो इस प्रकार ही, ठीक है ना, तो इस प्रकार ही समीकरण को क्या है, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। कैसे, यहाँ तक कोई भी नंबर आ सकता है ना, मैंने आपको बताया यहाँ पे x के साथ y के साथ कुछ भी नंबर आ सकता है। मैंने मान लो मैं अपने इक्वेशन की तरफ से पहले a के साथ मैंने क्या x के साथ मैंने यहाँ पे a ले लिया, और y के साथ मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे b ले लिया, और कोई एक नंबर ले लिया वो c, यानी a b और c ऐसे मान लिया। तो पहला इक्वेशन तैयार। लेकिन हमें तो यहाँ पे युग्म लेना है, जोड़ा। जोड़ा यानी ये जो रैखिक समीकरण दो चर वाले लेने हैं वो क्या है, जोड़ा, यानी दो दो लेना है। दो यानी एक और आप लिख लीजिए ax by प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, दो इक्वेशन हो गए, लेकिन सेम नहीं, आपको इसमें कुछ चेंज करना होगा, नहीं तो दोनों में फर्क क्या है। तो मैंने इसको a1 मान लिया, इसको b1 मान लिया, इसको मैंने c1 मान लिया, यहाँ पे a2 मान लिया, b2 मान लिया और c2 मान लिया। तो हम कह सकते हैं कि क्या यहाँ पे है, देखो इसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग। ठीक है, तो दो ये युग में क्या हो गए, यहाँ पे देखिए ये हो गए हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास एक समीकरण, दो समीकरण तैयार हो गए। ठीक है, जो हमारे क्या है रैखिक समीकरण है, और ये दो दो हैं, तो यानी युग्म एक जोड़े के रूप में हो गए। अब देखिए एक बात और ध्यान देना कि यहाँ पे है क्या, जो a1 आपने माना है कॉमा, जो आपने b1 माना है कॉमा, जो आपने c1 माना है कॉमा, ऐसे नीचे वाले ले लीजिए, a2 ले लीजिए कॉमा, b2 ले लीजिए, और क्या है कॉमा c2। ठीक है, ये सभी क्या हैं, तथा c2, ये सभी क्या, थोड़ा सा आप c2, ये सभी क्या है बच्चों, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या का मतलब क्या समझे आप, कि हमारी कोई भी नंबर आ सकता है, यानी ये हमारा 1 2 3 भी आ सकता है, माइनस का भी नंबर आ सकता है, अपॉन का नंबर भी आ सकता है, रूट का भी, पॉइंट का भी, यानी ये जो नंबर हमारे हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2,
इनमें से यानी कोई भी नंबर, यानी वास्तव में सभी नंबर आते हैं, तो कोई भी नंबर आ सकता है। अब क्या देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देना, क्या A1 अगर जीरो हो जाए, A1 अगर जीरो हो जाए तो क्या है ये दो चर वाला होगा? करके देखते हैं। A1 अगर मान लो मैंने जीरो कर दिया और यहाँ से B1 Y C1 जीरो, अगर मैंने जीरो कर दिया तो सारा जीरो हो जाएगा ना, तो क्या बचा? फिर तो एक ही चर बचा ना। तो एक बात और पता लग गई बच्चों यहाँ से, क्या A1 जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी यहाँ पे A1 होना चाहिए। क्या मैं कहूँ कि क्या B1, क्या यहाँ पे B1 जीरो हो सकता है? तो B1 जीरो करके देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे B1 जीरो कर दिया तो ये क्या है, मल्टीप्लाई होने पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा सारा, और ये एक चर खत्म हो गया, तो फिर एक ही चर बचेगा ना। दो चरों में एक चर खत्म हो गया तो एक ही बचेगा। तो क्या है, हम लेसन पढ़ रहे दो चरों वाला, तो यानी कहने का मतलब यह है कि B1 बराबर भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तथा ऐसे ही, ऐसे क्या, नीचे आप आइए तो A2 बराबर भी ऐसे ही क्या है, जीरो नहीं आना चाहिए, और B2 बराबर भी जीरो नहीं आना चाहिए। आप इसको तथा को हटा दीजिए, यहाँ कॉमा लगा के, देखिए तथा आप यहाँ पे लगा दीजिए। ये चारों का हम परिचय दे रहे हैं यहाँ पे। B2 बराबर जीरो नहीं आना चाहिए, यानी ना तो A1 जीरो आएगा, ना ही B1 जीरो आएगा, ना ही A2 जीरो आएगा, ना ही B2 जीरो आएगा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और ऐसे देखो और भी ये क्या हो सकते हैं, देखिए अगर मैं कहूँ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, क्या ये जीरो आ सकता है? ये भी जीरो नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसे ही क्या है, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का क्या स्क्वायर जोड़ के जीरो आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। जब ये सिंगल नंबर में नहीं आ रहे तो इनके स्क्वायर भी क्या है, जीरो नहीं आएंगे जोड़ने पर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा सा ये लेसन के बारे में था, तो हमने ये पढ़ा कि देखो अब हम जो पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग में, तो हमने ये पढ़ा कि दो चर होने चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होता है, अचर होता है। अचर मतलब कोई भी संख्या होती है। तो ये इनको एग्जाम्पल लेके मैंने क्या लिखा था, एक समीकरण ऐसे बनाया, ठीक है। A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू जीरो, पूरा एक क्या है समीकरण का, दूसरा समीकरण हमारा नीचे है, जिसे कैसे लिखा गया है, A2x प्लस B2y प्लस क्या है C2, तीनों को जोड़ के बराबर जीरो। तो दो समीकरण हो गए, इसी को कहा जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग कहा जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारा डिटेल में समझा दिया। तो ये लेसन का क्या है, हमारा बेसिक्स था, ठीक है। थोड़ी सी ये जानकारी देनी जरूरी थी। अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे बच्चों पहला आते हैं, एक्सरसाइज 3.1 लेते हैं, ठीक है। 3.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। इसको करते हैं। देखिए बच्चों, ये मान लो कोई व्यक्ति ले लेते हैं, ये आफताब है, ठीक है, और ये उसकी पुत्री ले लेते हैं, ये पुत्री ये इनसे कहता है कि मैं 7 वर्ष पहले, पहले के लिए देखिए आप थोड़ा स्टेप ध्यान रखिए, पहले आ जाए या पूर्व आ जाए, पहले या पूर्व, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बिफोर कहते हैं। आप पहले या पूर्व, पूर्व, जिसे इंग्लिश में बिफोर कहते हैं। पहले के लिए कोई भी हो, जितने वर्ष कहा जाए, जितने वर्ष पहले हो उतने वर्ष हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं पहले के लिए। उसने कहा 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना था, 7 गुना था, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। फिर क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद, उसने कहा 3 वर्ष बाद, बाद के लिए क्या है बच्चों, प्लस करते हैं, ठीक है। कैसे पता, देखो मैंने आयु माना मैंने आफताब की आयु कितनी है, 14 ईयर्स है, ठीक है, 40 ईयर है। तो अगर मैं उससे कहूँ कि अभी उसकी क्या है, 40 ईयर है, और 7 साल पहले, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले की बात आ गई तो क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, यानी पहले का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है।
तो 7 साल पहले आप करेंगे तो 40 में से क्या 7 माइनस कर दीजिए तो 33 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 7 साल पहले के लिए हम माइनस करते हैं। अगर मुझे ये ना पता हो कि यहाँ पे कितना है 40 है तो मैंने इसको क्या माना x माना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जब प्रेजेंट एज हमें ना पता हो तो x मान लो, एक को x मान लो, एक को क्या मान लो y मान लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझा रहा था कि 3 वर्ष बाद के लिए क्या है तो आपको प्लस कर देना है, और कितना गुना था अपनी पुत्री का तो वो 3 गुना था। ये क्वेश्चन का हिंट हैगा। ठीक है, यहाँ यानी यहाँ से पहले या पूर्व के लिए बिफोर यानी माइनस होता है, ऐसे क्या है बाद के लिए बाद, या फिर ऐसे ऐसे आपसे बोल सकता है पश्चात। पश्चात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आफ्टर। आफ्टर यानी ये क्या हो जाता है प्लस। जितने वर्ष का है उतना हमें प्लस करना है, थोड़ा साफ साफ। जितने वर्ष बाद कहे उतने वर्ष जोड़ते हैं, और जितने वर्ष पहले कहे उतने वर्ष लेस कर देते हैं। इसकी इक्वेशन को ऐसे बनाते हैं, देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बात ध्यान रखना, जब भी आयु का क्वेश्चन हो, जब भी बच्चों आयु का क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है, हमेशा आयु ना प्रेजेंट माना जाता है। प्रेजेंट आयु को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से हमें मानना पड़ता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, जैसे इसी में ही आफताब है तो मैंने यहाँ पे क्या माना आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु। आफताब की वर्तमान आयु हमने क्या माना बच्चों, यहाँ पे x वर्ष मान लिया। कुछ मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आफताब की वर्तमान, सबसे पहले आयु क्वेश्चन में वर्तमान ही माना करो। जो भी कैरेक्टर्स दिए हों, पिता पुत्र हो या पिता पुत्री हो या सहेलियाँ हो, जो भी हो, ऐसे माना आफताब की। जैसे यहाँ पे आफताब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। अगर इंग्लिश में आप इसको लिखेंगे तो लेट आफताब प्रेजेंट एज, आफताब्स कॉमर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा बच्चों, x वर्ष। ठीक है, ऐसे तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, देखो पिता पुत्री क्या ही इस क्वेश्चन में बात चल रही थी। तो पिता कौन है यहाँ पे, आफताब की वर्तमान आयु अगर आपने x मान लिया तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु आप क्या है y मान लो। ठीक है, अगर इसको a मानोगे तो इसे b मान लो, इसे p मान लो, इसे q मान लो। ठीक है, इसे u मान लो, इसे v मान लो। तो कोई भी 2 चर आप ले सके, क्योंकि 2 चर का लेसन है। ठीक है, इसके बाद इसको इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज, ठीक है ना, प्रेजेंट एज क्या है y हो गया। अब इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि 7 वर्ष पूर्व कहता है ना आफताब, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो बोलेंगे 7 years ago, 7 years ago यानी पहले, ठीक है, या बिफोर भी लिख सकते। तो क्या है, आफताब एज, यहाँ पे है आफताब एज, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। ऐसे ही उसकी पुत्री की भी होगी, यानी 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। देखिए बच्चों, इंग्लिश में तो इसको लिख लेंगे ना, 7 years ago हिज डॉटर्स एज। देखो पहले के लिए मैंने भी आपको बताया है, अगर पूर्व या पहले हो तो क्या करेंगे, उतने ही वर्ष क्या है माइनस कर देंगे। मान लो मैंने पिता को क्या माना है x ईयर,
तो 7 ईयर है ना, 7 ईयर एगो है, तो आपको क्या है यहाँ पे 7 माइनस, आयु हमेशा क्या है वर्ष में आती है, ईयर्स बोलेंगे इसको। ऐसे पुत्री के लिए भी क्या है, 7 ईयर एगो है, तो वो पुत्री को मैंने क्या माना है यहाँ पे वाई माना है, तो 7 ईयर एगो के लिए 7 माइनस कर देना है। ठीक है, फिर आगे दे रखा है आपको 3 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु 3 वर्ष बाद कैसे, फिलहाल अभी कितनी है, x है, और 3 वर्ष बाद के लिए मैंने यहाँ पे बताया, बाद के लिए क्या करेंगे उतना ही ईयर जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, x + 3। ऐसी अगर इसको आप इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखेंगे, यानी 3 वर्ष बाद के लिए तो क्या हो जाएगा 3 ईयर्स फ्रॉम, 3 ईयर्स क्या हो जाएगा फ्रॉम, यानी यहाँ पे अच्छा 3 वर्ष बाद ही तो है ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ कर लो इसको, अगर ये एगो है तो इसको नाउ कर लेंगे। ठीक है, आफताब की आयु, तो आफताब, ठीक है ऐसे। अब 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हो जाएगी वाई है, और 3 वर्ष बाद के लिए क्या है, हम 3 वर्ष इसमें जोड़ देंगे बच्चे, ठीक है ना, वाई में 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। पहले क्या करेंगे, दोनों की प्रेजेंट एज मानते हैं, एक को एक्स माना एक को वाई, फिर पूर्व बताएगा, जैसे 7 ईयर्स 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले एक आफताब एक उसकी पुत्री की, जो भी दोनों होंगे, दोनों में अगर पहले कहा जाए जितने साल कहा जाए उतने माइनस कर देते हैं। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, बाद में कहा गया है जितने वर्ष बाद के उतने वर्ष उसकी प्रेजेंट आयु में जोड़ देते हैं। तो 3 स्टेप यहाँ पे, पहला दोनों का ये स्टेप प्रेजेंट आयु का, फिर ये पहले के लिए है और ये बाद के लिए है। 3 स्टेप अच्छी तरह से समझ में आ गए। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में करेंगे। ठीक है, अब मैं देखो इसको मान लिया, तो अब इसको आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही कहा गया है कि मान लो आफताब कितना है, x ईयर है, 7 साल पहले, x - 7 हो जाएगा, उसकी पुत्री क्या थी, y थी। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें, और पुत्री क्या है, प्रेजेंट एज ये है, और 7 साल पहले कितनी हो जाएगी उतना माइनस कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो पिता है, पिता कहता है अपनी पुत्री से कि मैं 7 साल पहले तुमसे 7 गुना हो जाऊंगा, तो आप 7 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 7 की y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7y, 7 की 7 में करेंगे तो 49। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो चर हैं जैसे सॉल्व करते हैं, x और ये y है, तो चर को आप एक तरफ ले लीजिए, यानी बाएं साइड कर लीजिए। तो प्लस का 7y है, जब आप साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे 7 माइनस का इधर लाएंगे आप, प्लस का राइट साइड इसको चेंज करेंगे, ये 49। इसको और सॉल्व करते हैं तो x - 7y, और देखो एक संख्या प्लस एक माइनस की, तो प्लस माइनस मतलब लेस होगा, और साइन कौन सा लगाएंगे, बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन 1 हमें ये प्राप्त हो गया। इसके बाद हमारा जो क्या है सेकंड, देखिए सेकंड क्या कहता है, ये पिता की प्रेजेंट एज कितना है, x है, तो कहता है यहाँ पे 3 साल, वो कहता है अब से 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद, तो पुत्री की भी 3 साल बाद की बनाओ, तो पुत्री कितनी थी यहाँ पे, y थी, और 3 साल बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y + 3। तो पिता कहता है मैं तुमसे कितना गुना था, 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, तो 3 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो x + 3 और 3 की y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y, 3 की 3 में करेंगे तो 9। अब यहाँ से चर को एक तरफ कर लीजिए, x और y जो है वेरिएबल हमारे, तो यहाँ पे 3y साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 9 है, 3 को आप इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x - 3y, 9 में से 3 चला गया, 6 बचा। इस प्रकार से 2 इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, देखिए बच्चों हमने दोनों ही कंडीशन से 2 इक्वेशन, यानी
एक कंडीशन क्या हमारे पास है, एक्स माइनस का 7y इक्वल टू -42, ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट आप कह दीजिए। और एक हमारे पास आया है एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है, इसे इक्वेशन आप सेकंड कह दीजिए। एक फर्स्ट हो गया, एक सेकंड। तो ये जो कंडीशनें हमारी आ गई हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको ये क्या हो गया, ये बीज गणितीय रूप होता है, बीज गणितीय रूप में आ गया, ठीक है, एक इक्वेशन के रूप में आ गया बीज गणितीय रूप। लेकिन बुक में कहा गया है कि बीज गणित के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ के रूप में भी इसको बताना है। तो चलिए ग्राफ के लिए सॉल्यूशन करते हैं। ग्राफ के लिए पहले आप पहला इक्वेशन लेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 7y। तो x माइनस क्या है 7y इक्वल टू -42, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना साफ साफ, थोड़ा मैं इसको और इधर कर देता हूँ। x माइनस 7y -42, यहाँ पे अब इसे जब भी सोल्व करेंगे तो x या y किसी एक को साइड चेंज करेंगे, एक चर इधर रहने देंगे, एक चर को आप साइड चेंज कर देंगे। तो 7 को इधर लाएंगे तो प्लस का 7y माइनस का 42, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एक चर यहाँ पे रहेगा, दूसरा चर यहाँ, तो इस चर में देखो जो आप साइड चेंज करते हो, जैसे ये y आ गया यहाँ पे, तो y की जगह कोई ऐसा नंबर रखिए ताकि कम से कम आपको क्या है आंसर प्राप्त हो, और हम क्या है इसके द्वारा अपने रेखा के पॉइंट प्राप्त कर सकें। यानी मैंने पहले यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, इसको नाम दिया x और y। तो मैंने यहाँ वैल्यू क्या रखी, मैंने मान लो 1 रखता हूँ, मैं y बराबर क्या यहाँ 1 रखता हूँ। तो 7 में देखिए y यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 42, तो यहाँ 7 बन जाए 7 और 42, तो आप यहाँ से करेंगे तो 37 माइनस का, तो गैप काफ़ी बड़ा हो रहा है, यहाँ 1 का है, यहाँ 37 का है। तो कोई और वैल्यू रखिए, थोड़ी और बड़ी रखिए, मान लो 4 रख के देखते हैं। 7 4 या 28, ठीक है। और यहाँ पे तो यहाँ पे गैप कितने का आ जाएगा 14 का। अभी भी गैप क्या है, थोड़ा बड़ा है, 4 14 का थोड़ा सा गैप बड़ा है। अगर छोटे गैप कर सकते हो तो और भी बढ़िया है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा y बराबर 6 रखने पर, तो x बराबर यहाँ 6 यहाँ 42, ठीक है। तो देखो 7 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 और 42 में से 42 लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच्चा 0 बचेगा, ठीक है। यानी एक बात कह सकते हैं कि जब हमने y बराबर 6 रखा तो x बराबर 0 आ गया। अब ऐसे कोई और नंबर लो जिसमें गैप क्या है कम हो, तो मैं एक बड़ा लेके देखता हूँ। तो y बराबर क्या है 7 रखने पर, यहाँ x बराबर यहाँ 7 रख लेते हैं, ठीक है, y की जगह पे, और पीछे जैसे नंबर है ऐसे कैसे उतार लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 7 7 जा 49 और यहाँ 42, इसमें से आप लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यानी कह सकते हैं यहाँ देखो गैप क्या है 7 7। तो यहाँ पे जब हमने y बराबर 7 रखा तो x बराबर भी 7 आ गया। तो इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। इक्वेशन 1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखना भी पड़ता है समीकरण 1 को हल करने पे या समीकरण 1 से, ठीक है। अब आप ऐसे ले लीजिए, समीकरण 2 ले लीजिए। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से में क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x माइनस में 3y बराबर 6। अब यहाँ पे इसमें क्या है 3y आप इधर ला दिए, 3y ये क्या है यहाँ पे माइनस का, इधर लाएंगे तो आप प्लस का हो जाएगा। इसको चाहे उस तरफ रखिए या इधर रखिए, की बात है। अब यहाँ पे क्या है y आ गया, तो अब y की जगह आप वैल्यू चेंज करो, कोई भी इजी से इजी रखिए जो जिससे क्या है आंसर आ जाए। तो मैंने क्या रखा, पहले y बराबर मैंने यहाँ पे 0 रख के देखा, y बराबर 0 रखने पर, यहाँ तक दिख रहा बच्चों, देखो यहाँ तक दिख रहा लाइन तक, ठीक है। तो मैंने इसमें रखा x प्लस 3 और यहाँ पे 0 रखा। अब इसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं, तो यहाँ x बराबर 6 और 3 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ यानी यहाँ पे क्या है y बराबर हमने जब 0 रखा, ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। इसके लिए बॉक्स यहीं भी बना लीजिए, छोटा सा बॉक्स बना लीजिए, ज़्यादा मेहनत, ये बॉक्स बना लीजिए। बताएंगे कि जब हमने क्या है y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या 6 आ गया। अब क्या रखेंगे y बराबर कोई ऐसा नंबर रखिए जो छोटा छोटा, जैसे यहाँ पे क्या है -2 रखो, छोटा छोटा,
तो y बराबर क्या है -2 रखने पर यहाँ पे y बराबर यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे का 2 हो गया। देखिए बच्चों y बराबर हमने क्या रखा यहाँ पे -2, ये क्या हो जाएगा 6 और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो इसमें से लेस किया तो 0 आ गया। तो क्या पता लगा बच्चों यहाँ पे, यानी x की वैल्यू कितना रखा है यहाँ पे, यानी y की वैल्यू -2 रखा, x बराबर 0 आ गया। समझ में आ गया। इस प्रकार से क्या है ये बॉक्स हमारे बन गए। और देखिए ऐसे ही तो साफ करते हैं, इसको मैं इसका ग्राफ इधर बना देता हूँ। यहाँ तक दिख रहा है, देखो यहाँ तक मैंने इसको यहाँ पे ग्राफ बनाया। ग्राफ बच्चों देखिए, इसको x डॉट माइनस का होता है ये x एक्सिस, यहाँ पे ये y एक्सिस हो जाएगा पूरा, यहाँ से y डॉट कर दे। ठीक है, ये बीच में क्या होता है मूल बिंदु, जिसे 0 कहते हैं। अब आपको ये ग्राफ यहाँ पे शो करना है, तो ग्राफ जो शो करेंगे आप गैप ले, कोई भी गैप लीजिए, 1 2 4 5 7, यहाँ भी 1 5 7। अब यहाँ भी लिख लीजिए 1 2 3 5, जहाँ तक आपको नंबर करने हैं। ठीक है, यहाँ भी 3। या फिर ग्राफिक को भी बनाएंगे तो बोर्ड है उसमें तो बाकायदा इक्वल होता है। जैसे अब नंबरिंग डालते हैं इसमें 1 2 4 5 7 1 5 7 -1 -2 ऐसे -1 -4 5। अब देखो पहला रखते हैं, पहला क्या है 0 और 6 है। पहला पॉइंट क्या बनेगा 0 और 6 है, इसको आप ए पॉइंट डाल दो, चाहे तो आप बी पॉइंट बना देंगे, और इसके लिए सी पॉइंट, इसके लिए डी पॉइंट। पहला 0 6 है, तो एक्स का 0 क्या है ये रहा, वाई का 6 ये रहा। तो यानी जब एक वैल्यू 0 हो और दूसरी की वैल्यू दे रखी है तो पॉइंट यही वाला माना जाएगा, यानी इसको कहेंगे एक्स का 0 और वाई का 6। पॉइंट को मैंने क्या माना यहाँ पे ए मान दिया। ठीक है बच्चों, पहला बिंदु यहाँ पे आ गया। एक्स का 7 है, एक्स का 7 कहाँ है ये रहा जी, वाई का 7 है। तो ऐसे चलेंगे डॉट 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 यहाँ से और यहाँ से, आप ऐसे ऐसे चलेंगे तो आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम बी पॉइंट कहेंगे। यहाँ एक्स भी 7 है, वाई भी 7। ठीक है, इसको गैप को आप हटा दीजिए, सीध में आए। तो यहाँ से बच्चों एक लाइन खींचते हैं, तो यहाँ से हम जब लाइन खींचेंगे यहाँ से बिंदु ऊपर आएगा, तो हमारा जो लाइन है, लाइन आप स्केल से खींचेंगे बिल्कुल सीधा जाएगा ऐसे। ठीक है, ये ग्राफी रूप है। ऐसी सेकंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 6 है, एक्स की वैल्यू 6 है ये रहा, वाई की 0 है तो 0 छोड़ दीजिए, यानी 0 तो वाई का ये रहा, एक्स का 6 है तो पॉइंट यहाँ पे होगा। तो सी पॉइंट मैंने बनाया, एक्स का 6 वाई का 0। अगला क्या है एक्स का 0 वाई का -2, वाई -2 ये रहा, एक्स का 0, तो इसके सामने क्या हो जाएगा ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा, यानी ये 0 और ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिंदु हमारा यहीं को आप मिलाएंगे, इसमें आप मिलाएंगे, ये ऐसे ग्राफ आपस में आगे जाके कहीं काटेंगे आपस में। ठीक है बच्चों, ये क्या था बच्चों, ये हमारा ग्राफ था। तो ग्राफ के बारे में पूछा तो क्या है ग्राफ बनाइए। समझ में आ गया ना। आज हमने क्या है क्वेश्चन लिया, उसे बीजी रूप में व्यक्त किया, और बीजी रूप में व्यक्त करने के बाद ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे इसमें एक्स और वाई की पहले इक्वेशन से पहली वैल्यू पहले बॉक्स में आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन से दूसरे बॉक्स में दूसरी वैल्यू आ जाएगी। कम से कम 2 पॉइंट आपको निकालने हैं। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी पॉइंट निकाल, 3 पॉइंट भी निकाल के करते हैं। ठीक है, तो सब में बचाएं, मैं तो दो से भी लाइन खींच जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये है इन बॉक्स के द्वारा फिर हमने क्या किया है ग्राफ बनाया। ग्राफ को क्या है यहाँ पे पॉइंटों को पहले शो किया, पॉइंटों को शो करने के बाद लाइन खींच देंगे, तो ये हमारा क्या है ग्राफी मेथड, इसी को कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज 3.1 के बच्चे दोनों क्वेश्चन है वो आप कर लेना है। ठीक है, ओके बाय।